जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका YouTube के मेरे इस मंच पर जिसका नाम है लर्निंग विद धीरज। और सबसे पहले आप सबका हृदय तल से आभार मेरे इस चैनल हेतु स्नेह प्रदर्शित करने के लिए। साधुवाद उन दोस्तों का भी जिन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया इस चैनल को विस्तार देने में। पुनः हृदय तल से आभार आप सभी का। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के सीरीज इस श्रृंखला को आगे लेकर के, जिसमें कल हमने नेट के संदर्भ में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुछ विषय वस्तु की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने शिक्षण क्या होता है उसकी अवधारणा के बारे में चर्चा की थी। उसके अंतर्गत 4 प्रत्यय अंतर्निहित हैं: अनुबंधन, अनुदेशन, प्रशिक्षण और मतारोपण, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। और उसके बाद हमने कहा था कि अगला वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे इसके अगले चरण, अगले अवधारणा की, अगले कंटेंट की, अगली विषय वस्तु की, जिसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है नेट के दृष्टिकोण से और अन्य कंपटीशन, अन्य प्रतियोगिताएं जो होती हैं जीडीसी, शिक्षा शास्त्र, जीआईसी, उन पर भी जो है इस तरह शिक्षा शास्त्र से संबंधित इस अंश के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं शिक्षण के स्तर से। हम बात करेंगे शिक्षण के स्तर की। तो दोस्तों, शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। 3 वर्गीकरण इसका जो किया है 3 स्तरों में किया गया है। पहला होता है स्मृति स्तर, जिसे इंग्लिश में मेमोरी लेवल बोलते हैं। दूसरा होता है बोध स्तर, जिसे इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। और तीसरा होता है चिंतन स्तर, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को एक संशय हो सकता है, एक डाउट हो सकता है, जिसे थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी नहीं है, ठीक है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी अलग है, जो कि शैक्षणिक उद्देश्यों के निर्धारण में काम आती है। जब हम जाते हैं कक्ष में, तो जो शिक्षण से पूर्व की अवस्था होती है, टीचिंग करने से पहले की जो फेज़ होता है, उसमें हम अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करते हैं। तो वहाँ पर जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है और वो कुछ थोड़ा सा डिफ़र होता है, बहुत बार मिल जाता है। जैसे हम कहते हैं अवबोध स्तर, वहाँ पर अवबोध होता है, यहाँ बोध होता है। खैर मीनिंग दोनों की सेम है, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन तीसरे स्तर की बात करें तो चिंतन स्तर है यहाँ पर, और वहाँ पर तीसरा जो स्तर होता है वो अनुप्रयोग स्तर होता है। संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसे अलग से पढ़िए, ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको लगे कि इसकी आवश्यकता है तो एक वीडियो इस पर भी बना दी जाएगी। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट पे अपने आप सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, शिक्षण के स्तर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पहला स्तर जो होता है वो होता है स्मृति स्तर, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्मृति स्तर क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, स्मृति स्तर का आशय है कि शिक्षण का वह स्तर जो केवल मेमोरी लेवल तक ही क्या है, सीमित है, ठीक है। ये शिक्षण का वह स्तर है जो स्मृति स्तर तक ही सीमित है। अच्छा, स्मृति स्तर में होता क्या है, मुख्य चीज़ें क्या होती हैं? प्रत्यास्मरण होता है, यह रटने पर आधारित होता है, और प्रत्याभिज्ञान होता है। देखिए, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण का भेद समझ लीजिए। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है रिकॉल करना, मतलब कोई चीज़ हमने देखी, कोई फैक्ट देखा, कोई तथ्य देखा, उसे कोई सूचना देखी, हमने उसे अपनी स्मृति में रख लिया, ठीक है। और उसके न होने पर भी हम क्या करते हैं, उसे पुनः अपनी स्मृति में, अपनी चेतना में ले आते हैं, अपनी मेमोरी में ले आते हैं। तो उसे बोलते हैं रिकॉल करना, प्रत्यास्मरण करना, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को अपनी स्मृति में रखे हैं और जब वो सामने आती है तब हम उसे पहचानते हैं, तो उसे बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। अब प्रत्याभिज्ञान बोलते हैं उसको हिंदी में, और रिकॉग्नाइज बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है वह मुख्यतः प्रत्यास्मरण, रिकॉल, और प्रत्याभिज्ञान मतलब रिकॉग्निशन पर डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब उसी पर आधारित होता है। और यह रटने पर आधारित शिक्षण का स्तर है। लेकिन
इस दृष्टिकोण से देखें तो आप इसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझ सकते, क्योंकि केवल इसे क्या करना है, रिकॉल करना है, रिकॉग्नाइज करना है और केवल रट लेना है किसी भी फैक्ट को, या रटवा देना है। एज अ टीचर आपको कोई चीज़ें, कुछ तथ्य जो हैं बच्चों को रटवा देने हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो आप इसके महत्व को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। लेकिन अन्य विचारवान स्तरों के लिए, विचारवान स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, और रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब बोध स्तर और चिंतन स्तर के लिए यह एक आधारशिला के रूप में जो है कार्य करता है। मतलब अगर आपके पास फैक्ट नहीं होगा, पहले फैक्ट होना ज़रूरी है, पहले स्मृति स्तर में विषय वस्तु होनी ज़रूरी है, और उस विषय वस्तु के बाद हम जा कर के क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, अंडरस्टैंडिंग में जा कर के हम भेद कर पाते हैं किसी चीज़ से। जैसे एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। जब हम बच्चों से कहते हैं पहाड़ा याद करो, ठीक है, तो बच्चे पहाड़ा याद करते हैं, ठीक है, रट लेते हैं, 2 के 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम संज्ञा की परिभाषा याद करने को देते हैं बच्चे को। बच्चे ने संज्ञा की परिभाषा याद कर ली, रट ली, ठीक, तो वो स्मृति स्तर का है। बच्चे ने सर्वनाम की भी परिभाषा रट ली, नाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन की डेफिनेशन रट ली। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। सर्वनाम की भी रट ली। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम के भेद, दोनों में अंतर क्या है, समानताएं क्या हैं, या और क्या क्या, जब कोई एक सूची दे दी जाए तो संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, तो ये सब अन्य विचारवान स्तर होते हैं। हम अगर भेद कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बोध स्तर हो जाएगा। हमारे अंदर समझ विकसित हो गई है कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, ठीक है। हम भेद कर ले रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अवधारणा के आधार पर दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, ये अवबोध स्तर है। लेकिन अवबोध स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यकता किसकी होगी, पहले हमें फैक्ट याद होने चाहिए, हमें पहले डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तब तो हम भेद कर पाएंगे। इसलिए अन्य स्तर जो हैं शिक्षण के, उसके लिए यह आधारशिला का कार्य करता है स्मृति स्तर, ठीक है। अब ये नॉर्मल सी चीज़ थी, ठीक है, ये केवल इसकी अवधारणा थी, इसके अंतर्गत क्या आता है इस पर हमने चर्चा की। इसके साथ कुछ इसके प्रतिमान के बारे में भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे पूछा जा सकता है, चलिए आइए बात करते हैं कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए, स्मृति स्तर का प्रतिमान, प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, ठीक है, मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, ठीक। इसमें 4 जो हैं भाग हैं, 4 सोपान हैं, 4 स्टेप हैं। सोपान का मतलब स्टेप होता है, 4 स्टेप हैं। पहला होता है उद्देश्य, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फोकस, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम उन क्षमताओं के बारे में विचार करते हैं या उन क्षमताओं का निर्धारण करते हैं जिनका हमें बच्चों में विकास करना है। तो विकास किस चीज़ का करना है, मैंने पहले ही बताया कि स्मृति स्तर में हमें बच्चों के रिकॉग्निशन और रिकॉल करने की जो क्षमता है उसको विकसित करना है। और बच्चा रट पा रहा है कि नहीं, बच्चे को मुख्य रूप से हमें क्या करना है, तथ्यों को, सूचनाओं को रटवाना है, ठीक है। तो ये वो क्षमताएं हैं, हमें उनका निर्धारण करना है, ठीक है। ये उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है संरचना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स। आपने हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली सुनी होगी। यह जो है स्मृति स्तर के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। संरचना के अंतर्गत ये आती है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पंचपदीय प्रणाली किससे संबंधित है, तो वो हर्बर्ट से संबंधित है, ठीक है। नेट के प्रथम प्रश्न पत्र में भी ये पूछा जा सकता है। तो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, अच्छा, यह पंचपदीय प्रणाली क्या है, पंचपदीय का मतलब हुआ 5 स्टेप, ठीक है। हर्बर्ट ने दिया था 5 स्टेप सिस्टम, ठीक। इसमें पहला है प्रस्तावना व तैयारी, मीन्स प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक, और इंट्रोडक्शन और तैयारी प्रिपरेशन, मतलब पहले स्तर पर हम क्या करेंगे, इस तरह के शिक्षण के लिए हम सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन बनाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, प्रेजेंटेशन करना है। जो विषय वस्तु का निर्धारण किया गया है, जो विषय वस्तु हमें पढ़ानी है, उसका हम क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं कक्ष में। फिर तीसरे सोपान में या तीसरे चरण में तुलना व संबंध
कंपैरिजन देखा जाता है और एसोसिएशन देखा जाता है, मतलब कि हम तुलना कर सकें कि क्या वास्तव में तुलना परिस्थितियों की भी हो सकती है, बच्चों के रटने की जो सूचनाओं के संग्रहण की क्षमता है उसके आधार पर भी की जा सकती है। कुल मिलाकर के हम जो अपने शिक्षण को प्रस्तुत कर रहे हैं या शिक्षण की विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं उसके संदर्भ में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं और एसोसिएशन देखते हैं कि आबद्ध कर पा रहे हैं कि नहीं, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब जो है इसके बाद चौथे चरण में आता है, चौथे सोपान में आता है सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन। ठीक, जैसे अगर संज्ञा की परिभाषा बता दी गई तो संज्ञा की परिभाषा के साथ हम सामान्यीकरण कर लेंगे कि जो जो नाम है, कोई भी नाम है, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी। अगर हमने उदाहरण केवल नई दिल्ली दिया है और अगर नई दिल्ली के साथ वो और भी नाम बता रहा है, ठीक है, तो ये सामान्यीकरण है। ठीक, और लास्ट में क्या है, प्रयोग और अभ्यास। हम 5वें स्टेप में जो है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में हम प्रयोग व अभ्यास करवाते हैं, बच्चे से अभ्यास करवाते हैं, क्योंकि रटंत जो विधि है वो अभ्यास पर ही पूर्णतः आधारित होती है। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ज़्यादा जो है स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो प्रभावी होगा। ठीक है, ये था संरचना स्मृति स्तर के प्रतिमान के अंतर्गत। और तीसरा जो प्रतिमान का सोपान है मेमोरी लेवल के मॉडल में, जो तीसरा स्टेप है वो है सोशल सिस्टम, मतलब सामाजिक व्यवस्था का। सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि इस तरह के शिक्षण में, स्मृति स्तर के शिक्षण में सोशल सिस्टम कैसा होता है, सोशली कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। लोग मतलब सोशली कौन कौन इन्वॉल्व होता है और उसकी भूमिका क्या होती है। तो देखिए, सोशली टीचर इन्वॉल्व होगा, स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा। टीचिंग है तो टीचर और बच्चे तो होंगे ही होंगे। ठीक है अच्छा, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो पूरी कक्षा को डोमिनेट करता है शिक्षक। ठीक है, शिक्षक का आधिपत्य होता है कक्षा में, वो डोमिनेट करता है, विषय वस्तु का निर्धारण करता है और केवल अभ्यास करवाता है बच्चों से कि बच्चे उस चीज़ को क्या करें, बार बार दोहराएं, उसकी पुनरावृत्ति करें, रिपीटेशन हो, ताकि बच्चों का मेमोरी स्तर पर वो क्या हो, इस्टेब्लिश हो जाए, वो स्थापित हो जाए। ठीक, छात्र की भूमिका क्या होगी, जब शिक्षक डोमिनेट करेगा तो निस्संदेह छात्र इस तरह के शिक्षण में जो है, स्मृति स्तर के शिक्षण में छात्रों की जो भूमिका होती है वो गौड़ होती है, सेकेंडरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। उनको बस जो निर्देश दिए जाते हैं या जो कंटेंट दिया जाता है, जो विषय वस्तु दी जाती है, उसको बस क्या करना होता है, रिकॉल करने और रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। अब अंतिम सोपान जो है स्मृति स्तर का वो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। हम क्या करते हैं, बच्चे के जो प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण, रिकॉल रिकॉग्निशन की जो क्षमता का विकास किया गया है उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो इस पर क्या किया जा सकता है, रटने पर बल दिया जाता है और रटने पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसमें प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण, रिकॉल रिकॉग्निशन से रिलेटेड पर आधारित जो है प्रश्न होते हैं। देखिए, रिकॉल कैसे करेंगे, अगर हम रिक्त स्थान की पूर्ति दे दें, उदाहरण भी मैं दे रहा हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति दे दें, भारत की राजधानी डैश है, बच्चे ने रटा था भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बच्चे ने रटा था और उसे क्या किया, ब्लैंक में प्रत्यास्मरण, उसने जैसे ही क्वेश्चन है उसने रिकॉल कर लिया। ठीक है, अब पुनर्पहचान प्रत्याभिज्ञान मैंने बताया था, सामने चीज़ हो तब हम उसमें से पहचानते हैं। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो देख के ही बता देंगे हाँ लखनऊ है, टिक लगा देंगे। तो इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं स्मृति स्तर के प्रतिमान में। अब जो अगला स्तर है, जो अगला शिक्षण का जो स्तर है वो है बोध स्तर का। तो उस पे जाने से पहले उसके लिए एक अलग वीडियो बना करके हम लाएंगे और आपसे अपेक्षा होगी कि आप इस वीडियो को ढंग से देखें, इसमें बताए गए तथ्यों को और हमारे संवाद को जो है बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और परिमार्जन किया जा सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए हुए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके हमें सुझाव दे सकते हैं, या आप चाहें तो जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी जा करके अपने विचारों को रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी साझा कीजिए ताकि हमें जो है प्रोत्साहन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पुनः हृदय तल से आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।